सो बिफोर वी गो अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि अभी अगले टॉपिक का सीधा कनेक्शन जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था उसके साथ है। इसका मतलब हमको फटाफट से कम बोहर्स एटॉमिक मॉडल रिवाइज करना पड़ेगा एंड इक्वेशंस दैट वी हैव डिराइव्ड यस्टरडे। तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड विथ न्यू चैप्टर विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। उसमें मैंने सबसे पहले जितने भी एटॉमिक मॉडल्स अब तक के थे वो सब मैंने इंट्रोड्यूस किए थे, डाल्टन्स, थॉमसन एंड देन रुदरफोर्ड एंड गीगर-मार्सन एक्सपेरिमेंट, मतलब रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन कल का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था बोर्स एटॉमिक मॉडल। मुझे सिर्फ बोर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन और एनर्जी के इक्वेशंस लगने वाले हैं आज, तो हम उतना ही रिवाइज करेंगे। इफ यू रिमेंबर, बोर्स एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन 3 डिफरेंट थ्योरीज और इन तीनों थ्योरी से एक एक पोस्टुलेट और एक एक इक्वेशन बनता है। कौन सा 3 थ्योरी? सबसे पहला था, इफ यू रिमेंबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, electron revolves around the nucleus in a circular orbit, and the necessary centripetal force for circular motion is given by force of attraction between the nucleus and the electron. So remember, first postulate tells you that an electron revolves around the nucleus in circular orbit. तो ये जो इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर मोशन है अराउंड द न्यूक्लियस, उसके लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से आ रहा है? इट इज कमिंग फ्रॉम force of attraction between electron and the nucleus. So centripetal force is provided by electrostatic force. और ये जो centripetal force है, by the way मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ये जो centripetal force है वो होता है mv²r, where m is mass of electron, क्योंकि electron is the one who is revolving, r is radius of the orbit, v is speed of electron, equal to इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/4πε0 q1 q2 by r²। q1 इज इलेक्ट्रॉन, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मुझे पता है माइनस लेके मैंने पहले से क्या लिख दिया, मॉड। एंड q2 इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का चार्ज कैसे लिखते हो? Ze, where Z इज द एटॉमिक नंबर, क्योंकि अगर हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1 बन जाएगी, लेकिन अगर हीलियम है तो Z की वैल्यू 2 होगी। हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं, लिथियम में 3 होते हैं। तो ये Z E is the charge on nucleus upon distance का square। ऐसा पहला postulate। Number 2, second postulate is based on, if you remember, it is based on classical theory. It tells you, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इवन इफ द स्पीड इज कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने से एक्सेलरेशन होता है, और अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ या फिर डी एक्सेलरेट हुआ तो इट इमिट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली। अगर एनर्जी कंटिन्यूअसली इमिट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट स्विंग होना चाहिए और धीरे धीरे करके वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाना चाहिए, मतलब इट रेजेस अ क्वेश्चन मार्क ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। फिर सेकंड पोस्टुलेट इज बेसिकली ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाई एटम इज स्टेबल। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट, second postulate of Bohr model, there are certain orbits जिसको हम लोग बोलते हैं allowed orbit, stable orbit, stationary orbit, permitted orbit, quantized orbit, right? So there are certain orbits in which electron does not radiate energy, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें उस ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकता है विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। और ये वही ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम is equal to integral multiple of h upon 2 pi. So you have mvr equals to nh upon 2 pi, where n is principal quantum number. उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में एनर्जी रेडिएट नहीं करता तो फिर कब करता है? तो थर्ड पोस्टुलेट इज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये हमको बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा, when electron makes a transition from higher energy level, higher orbit, to lower energy level, मतलब lower orbit, it emits energy in the form of photon, right? तो अगर इलेक्ट्रॉन nth हायर ऑर्बिट से pth लोअर ऑर्बिट पे ट्रांजिशन कर रहा है तो nth ऑर्बिट और pth ऑर्बिट का जो एनर्जी का डिफरेंस है, दैट इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, व्हिच इज बेसिकली h nu या फिर hc by लैम्डा। बराबर? पक्का?
तो ये इंपॉर्टेंट इसके लिए क्योंकि अभी तुम देखोगे, हमने कल देखा था, अब रिवाइज करेंगे कि इन तीनों पे ही सारे इक्वेशन बनते हैं। तो ये 3 फॉर्मूला अगर पता है तो तुमको ये आधा चैप्टर पता है, दिस 3। अब इफ यू रिमेंबर, हमने कल सबसे पहला काम किया था रेडियस का इक्वेशन डिराइव करना। तो रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट, और मैंने आपको बताया था कि रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट फाइंड करने के लिए तुम पहले 2 पोस्टुलेट यूज करते हो। तो पहला पोस्टुलेट यहाँ से तुमको मिल जाता है mv² इक्वल्स टू 1/4πε0 z² उसमें से ये r और ये r हो गया कैंसल, तो तुमको यहाँ से मिल गया v² इक्वल्स टू 1/4πε0 z² तो हमको यहाँ शिफ्ट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1। फिर हमको सेकंड पोस्टुलेट से mvr इक्वल्स टू nh/2π, यहाँ से v मिल जाएगा, यहाँ से v क्या मिल जाएगा nh/2π 1/mr। फिर इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो v² इक्वल्स टू n² h²/4π² 1/m²r²। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम, तो राइट हैंड साइड भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो यू हैव देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 you have 1/4πε0 z² बराबर इक्वल टू n² h²/4π² इंटू 1/m²r²। जो कैंसिल होता है कर लो, 4 पाई mr, ठीक, ये हो गया कैंसल आउट। तो तुमको अभी सिर्फ r के लिए सॉल्व करना है, तो r आ गया, इस r को यहाँ शिफ्ट किया n² h²/0 n² h² और ε0, और मैं बाय द वे n² को थोड़ा अलग ही रखता हूँ, अपॉन इधर कौन बचा पाई, और कौन बचा m, और यहाँ से कौन आया z और e², बराबर। r यहाँ पे आया, ये डिनोमिनेटर में गया z², यस, n² h² ε0 बराबर है, करेक्ट है। दिस इज द इक्वेशन फॉर रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट, बराबर। और जानबूझ के मैंने ऐसा लिखा है। फिर अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कि इसके आगे से हम r को क्या बोलेंगे, r⁴n। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में कि सेकंड ऑर्बिट में कि थर्ड ऑर्बिट में कि फोर्थ ऑर्बिट में है। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में तो रेडियस अलग होगा, सेकंड ऑर्बिट में तो अलग होगा, मतलब कि रेडियस n पे डिपेंड करता है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, r⁴n। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हो, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 है, और अगर n की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में एक ही होता है, वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही होता है, तो ये 1 हो गए। तो ये पूरा का पूरा जो है कांस्टेंट है, इसको मैं फिलहाल r1 बोल देता हूँ, h²/πme²। और मैंने बताया था कि ये h की वैल्यू 6.63 × 10⁻34, h0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12, m की वैल्यू 9.1 × 10⁻31, e की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। सब सब्स्टिट्यूट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, एंगस्ट्रॉम में लाने के बाद इनको मिलता है 0.5371 एंगस्ट्रॉम। मतलब रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.5371 एंगस्ट्रॉम, बराबर, गुड। और होना भी चाहिए, क्योंकि टिपिकल साइज ऑफ एटम ये एंगस्ट्रॉम में ही आता है, तो बराबर है। अभी ये मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ अगर इधर, तो मुझे मिल जाएगा Rn इक्वल टू R1, क्योंकि ये R1 हो गया n²/z। और अगर मैं स्ट्रिक्टली हाइड्रोजन की ही बात कर रहा हूँ तो z की वैल्यू 1 है, तो Rn इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, n²। गुड, पक्का। फिर मैंने आपको बोला था कि अगर हमको वेलोसिटी फाइंड करना हो, तो इसके बाद हमने फाइंड किया था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। इसके बाद हमने फाइंड किया तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे फाइंड किया, तो ये भी सिंपल है। तुम्हारे पास अभी v का इक्वेशन है, कहाँ गया तुम्हारा v का इक्वेशन, हमने v का इक्वेशन लिखा है यहाँ से nh/2π 1/mr। तो v इक्वल्स टू nh/2π
1/mr, बस इसमें r का इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दो, तो NH अपॉन 2πm, और ये जो r था, r क्या था, ये h²ε0 n² अपॉन हो गया ऊपर, मतलब पाई m e², और साथ में क्या, z। श्योर श्योर, गुड गुड, एक n एक h एक n एक h कैंसल, पाई पाई mm कैंसल कैंसल कैंसल, श्योर श्योर। तो क्या है ये, क्या है e² अपॉन 2h∈0 z/n। वेरीफाई कर लो, आई वॉन्ट यू टू वेरीफाई ऑल्सो, क्योंकि तुमको याद रखना है एग्जाम में, मेरे को नहीं याद रखना है। डिराइव इफ आई वांट समथिंग, बराबर है क्या, e²/2h∈0 z/n है क्या, बराबर, गुड, वेरी गुड गुड। तो यहाँ से हमको दिखा कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, और मैंने तुमको बताया भी था कि ऐसा क्यों होना चाहिए, प्रोपोर्शनल टू z और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यों होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे n का नंबर बढ़ रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, हाई ऑर्बिट में जा रहा है। जितना इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा उतना न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो एनर्जी भी कम होगा, एनर्जी कम होगा तो स्पीड भी कम होना चाहिए, मतलब n के साथ रिलेशन क्या होना चाहिए, इनवर्स। ठीक, तो अगर मैं z कांस्टेंट रखता हूँ, मतलब मैं अगर न्यूक्लियस सेम रख रहा हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट विल इनवर्सली वेरी विद n। हायर ऑर्बिट में जाओगे फोर्स कम होने वाला है, तो फिर वेलोसिटी कम होने वाला है। अगर मैं n कांस्टेंट रखता हूँ, मतलब मैं ऑर्बिट का नंबर फिक्स कर देता हूँ, अब मैं z वेरी करता हूँ। पहले अगर सपोज पहले इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में था, अभी भी nth ऑर्बिट में, आगे भी nth ऑर्बिट में रहने वाला है, सिर्फ मैं z का नंबर चेंज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। Q1 Q2 बाय r², r कांस्टेंट है, तो F प्रोपोर्शनल टू क्या है, Q1 Q2, बराबर, रिमेंबर दिस। तो अगर मैं z बढ़ा रहा हूँ तो फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ा तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, तो V शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, ये भी करेक्ट है, गुड। इसके बाद हमने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट देखा था, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस वाज द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड यस्टरडे। तो आज उसके आगे जाना है, इसलिए पहले ये रिवाइज करना पड़ता है। तो अभी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट कैसे फाइंड किया था, सबसे पहले आपका आर्गुमेंट ये था कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो डेफिनेटली इट हैज काइनेटिक एनर्जी, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के पोटेंशियल में रोटेट हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियस, राइट, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का मिलके पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल, इक्वेशन नंबर 1। फिर मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कैसे करते हो, अब मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। मैंने कल आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनटू द चार्ज व्हिच इज रिवॉल्विंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, 1/4πε0, किसका पोटेंशियल, न्यूक्लियस का पोटेंशियल, तो चार्ज किसका, न्यूक्लियस का, कितना चार्ज है न्यूक्लियस का, Z ही, अपॉन क्या, डिस्टेंस, 1/4πε0 Q/r, ये पोटेंशियल है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ सोर्स चार्ज, यहाँ पे सोर्स चार्ज कौन है, न्यूक्लियस, इनटू टेस्ट चार्ज, टेस्ट मतलब जो घूम रहा है, कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। पक्का पक्का, श्योर श्योर। और मैंने आपको क्लियरली बताया था कि हम लोग नॉर्मली यहाँ पे कौन से आइटम के लिए डिराइव करते हैं, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए वैल्यू क्या आएगी, Z की 1, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, -1/4πε0 बराबर E²/r, आएगा ना ऐसा, वेरी गुड गुड। आपको चाहिए तो आप Z के साथ डिराइव करो, डज नॉट मैटर रियली, Z के साथ रखना है, Z के साथ रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। और काइनेटिक एनर्जी डिराइव करने के लिए हमने बोहर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट यूज किया था, mv²/r इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, ये हो गया कैंसल, इस m को वहां ले गए,
राइट, नहीं रखो यहीं पे, काट के चाहिए ना, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर बाय आर, इक्वेशन नंबर 3, बराबर, गुड। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 वन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 यू हैव टोटल एनर्जी E इक्वल्स टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी आपका आ गया 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर बाय आर, और पोटेंशियल एनर्जी है -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर बाय आर। तो ये आ गया -1/8 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर बाय आर, और E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होना भी चाहिए, जितना रेडियस बढ़ा उतना ही एनर्जी कम। अब इसमें हमने सिर्फ आर के लिए सब्स्टिट्यूट किया था, हमने यहाँ पे आर का इक्वेशन सब्स्टिट्यूट किया था, इफ यू रिमेंबर E इक्वल टू 1 अपॉन ऑफ कोर्स -8 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। व्हाट इज आर? आर डिराइव किया, आर याद है क्या, h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर, h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर अपॉन अपॉन पाई एम ई स्क्वायर जेड, पाई एम ई स्क्वायर जेड। गुड, जो जो कैंसिल होता है कर दो कैंसिल, पाई पाई हो गया कैंसिल, बराबर, और कुछ हुआ क्या कैंसिल, बन जाए, कुछ कैंसिल हुआ क्या, नहीं ना, नहीं हुआ, तो E इक्वल टू ये आ गया आपका, वो तो जेड स्क्वायर तो आने वाला है, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर को साइड में रख देता हूँ मैं, माइनस को बाहर रख देता हूँ, जेड स्क्वायर बाहर गया, अंदर कौन बचा, एम ई रेस टू 4, क्योंकि ये 2 और ये 2, जेड जेड तो गया बाहर, हाँ, और 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन 0, बराबर, ये है आपका एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, ऑफ कोर्स एप्सिलॉन 0, ये है आपका एनर्जी का फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट, और क्योंकि ऑर्बिट के नंबर के साथ एनर्जी भी चेंज होगा, तो यहाँ क्या लिखोगे, ये, राइट। एंड रिमेंबर, मैं सब रिवाइज वापस बता रहा हूँ, आज का टॉपिक ये नहीं पता हो तो नहीं समझे, इसलिए पहले पूरा रिवाइज करवा रहा है, यू हैव टू नो दिस। फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, m is mass of electron 9.1 into 10 raised to minus 31, E is 1.6 into 10 raised to minus 19, h 6.6 into 10 raised to minus 34, और एप्सिलॉन 0 is 8.85 into 10 raised to minus 12। ये सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, ईवी में कन्वर्ट करने के बाद, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद ये होता है 13.6, राइट, ईवी। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, और वेरीफाई कर लो, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको नोट्स, पक्का ना, एम ई रेस टू 4 अपॉन 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, गुड। तो ये था इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इन nth ऑर्बिट। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, जेड की वैल्यू क्या आएगी, 1, तो फॉर हाइड्रोजन एटम यू हैव z इक्वल्स टू 1, तो आपको मिल जाएगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट -13.6 बाय n स्क्वायर। यहाँ तक हमने कल कवर किया था। अब इसके आगे आज हमको देखना है इन डिटेल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पहली बात, एज आई टोल्ड यू, मैं वापस एक बार बता रहा हूँ, ये जो बोहर का पूरा थियरी है ये ओरिजिनली हाइड्रोजन एटम के था ओरिजिनली, इसलिए जो स्पेक्ट्रम भी है ना ओरिजिनली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। इसको हम लोग बाद में एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे जनरलाइज करेंगे, तो मैं साथ साथ में बाद में बता दूंगा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा के लिए क्या चेंज आएगा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जब मैं बोल रहा हूँ तो हाइड्रोजन भी एटम ही है, तो जब मैं बोल रहा हूँ एटॉमिक स्पेक्ट्रा मतलब किसी भी एटम के लिए, और जब मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो मैं स्पेसिफिकली हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ। तो आई विल स्टार्ट विद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और तुमको डिटेल में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही है सिलेबस में, तो डोंट वरी, यू हैव टू अप्लाई दिस मोस्टली टू हाइड्रोजन ओनली। अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मैं बताता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में तुमको दो फॉर्मूला देखने हैं। एक है बाल्मेर्स एम्पिरिकल फॉर्मूला, बाल्मेर्स एम्पिरिकल फॉर्मूला, और जहां भी हम लोग एम्पिरिकल लिखते हैं मतलब क्या होता है, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। तो बाल्मेर एम्पिरिकल फॉर्मूला इज प्योरली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। अब ऐसा है, थोड़ा सा इसको साइड में रखो, यू शुड नो कि व्हेन अ गैस इज हीटेड, कोई भी गैस हो, when it is heated or when it is placed in a strong electric field, right, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, उसको हीट कर दिया,
या फिर बेसिकली उस पर तुमने फोटॉन्स हिट कर दिए। सो व्हेन अ गैस इज हीटेड और सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, होता यह है कि उस गैस में से फोटॉन्स इमिट होने लगते हैं। तो व्हेन अ गैस इज हीटेड और सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, it starts emitting radiation. When a gas is heated or subjected to strong electric field, और चलो और छोड़ देते हैं, ठीक है, it starts emitting radiation. कोई भी गैस हो, चाहे वो अर्गन गैस हो, चाहे वो हाइड्रोजन गैस हो, जब तुम उसको हीट करते हो या तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो दैट गैस स्टार्ट्स एमिटिंग रेडिएशन। बाल्मेर ने भी हाइड्रोजन के केस में व्हेन हीटेड ही ऑब्जर्व कि हाइड्रोजन गैस इज आल्सो एमिटिंग रेडिएशन। तो बाल्मेर फाउंड दैट, और मैं बहुत प्रिसाइज लिख रहा हूँ, बाकी तो आपको नोट्स में दिया ही है, और ये 1885 की बात है। कुछ कुछ जगह पे ईयर्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, बताता हूँ क्यों। यू रिमेंबर डेल्टन का मॉडल कौन से साल में आया था? 1808। यू नो थॉमसन का मॉडल कब आया था? 1903, राइट। और हमको ये भी पता है कि थॉमसन का मॉडल फेल हो गया। उसके बाद आया रुदरफोर्ड, उसके बाद आया बोहर्स। मतलब बोहर का एटॉमिक मॉडल कम से कम 1903 के बाद का है, और बाल्मेर ने ये ऑब्जर्वेशन लिया 1885 में। मतलब तब तक हमको एक्चुअली बोहर मॉडल पता ही नहीं था। तब तक वी वर अज्यूमिंग कौन सा मॉडल? डेल्टन का मॉडल, इंडिविजिबल, राइट। तो उस टाइम पे वो बहुत बड़ी बात थी ये। तो बाल्मेर इन 1885 observed that hydrogen gas emits radiation when heated, और उसको जो 4 वेवलेंथ उसने मेजर किए एक्सपेरिमेंटली, वो 4 वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है। एक है 6563 एंगस्ट्रॉम, वैसे इसको हम एच अल्फा लाइन बोलते हैं। इसके बाद से इसको एच अल्फा बोलेंगे। मैंने तुमको एक्सरे के केस में बताया था, आज ही बताया तुमको, जब मैंने एक्सरे का टॉपिक ले रहा था तब तुमको बताया मैंने। जब ट्रांजिशन जस्ट ऊपर वाले ऑर्बिट से होता है, जस्ट ऊपर वाले ऑर्बिट से, फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रांजिशन फर्स्ट ऑर्बिट पे हो रहा है n इक्वल टू 1, 2 से 1 तो अल्फा लाइन होता है, 3 से 1 वो बीटा लाइन होता है, 4 to 1 वो गामा लाइन होता है, 5 to 1 वो डेल्टा लाइन होता है, राइट। तो यहाँ पे ये पहला लाइन था। When hydrogen gas was heated, it was seen that it emits radiation in visible region. विजिबल है नहीं, इसलिए तो दिखा। 1885 में कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो तुम्हारे पास यूवी लाइट या फिर इवन इंफ्रारेड लाइट डिटेक्ट करने के लिए कुछ था ही नहीं। तो 1885 में हाइड्रोजन रेडिएशन इमिट करता है, ये हमको तब समझ में आया क्योंकि ये विजिबल लाइट है। और 4 रेडिएशन इंपॉर्टेंट है, एक है एच अल्फा, एक है एच बीटा 4868 एंगस्ट्रॉम, एक है एच डेल्टा विच इज 4204 एंगस्ट्रॉम, और एक है एच गामा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच गामा? दिया आपको नोट्स में, 4341 एंगस्ट्रॉम। पक्का? गुड। तो रिमेंबर, when a gas is heated or subjected to strong electric field, it starts emitting radiation. तो बाल्मेर ने हाइड्रोजन गैस के केस में देखा कि when heated, hydrogen gas emits radiation in the visible light 6563, 4868, 4341, 4204, right? These are called as H alpha, H beta, H gamma and H delta lines. और ये चारों के चारों विजिबल रेंज में है, क्योंकि विजिबल रेंज होता भी है 3000 एंगस्ट्रॉम से लेकर तो लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम तक। गुड, श्योर। देन अब वो ही वाज सो एक्साइटेड, वो पीछे ही पड़ गया इसके कि ये आया कहाँ से। उसको अभी तक बोहर्स एटॉमिक मॉडल नहीं है, अब तक रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट ही नहीं है।
अब तक हमको पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली द रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। अब तक हमको ये भी नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे ट्रांजिशन करेगा तो क्या इमिट करेगा, फोटॉन, राइट। लेकिन बाल्मेर बाल्मेर पीछे ही पड़ गया, उसने क्या किया, ये नंबर के साथ खेलता रहा। वो लोग नंबर्स के साथ भी खेलते हैं, यस, राइट। वो साइंटिस्ट थोड़े से ऐसे ही होते हैं, दे लाइक टू प्ले विद नंबर्स नॉट विद अदर थिंग्स। तो ऐसा है, बाय प्लेइंग अराउंड उसने फाइनली फाइनली एक फॉर्मूला फिट कर लिया, 1/λ इक्वल्स टू आर 1/1² माइनस 1/n²। n की वैल्यू 1, सॉरी n की वैल्यू 2, 3, 4 हो सकती है, 2, 3, 4 एंड 5। और जो r है इसको बोलते हैं रिड्सबर्ग कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू आई 1.097 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। वेरीफाई कर लो, 1.093 है कि 97 है, 97 इंटू 10⁻⁻7 है कि नहीं, यस, इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू। इसको बोलते हैं रिड्सबर्ग कांस्टेंट, 10⁻7 10⁻7, हाँ ये 1/λ है ना, फिर ठीक है, करेक्ट, 10⁻7। क्योंकि वेवलेंथ जो है वो 10⁻⁻7 में जाएगा ना, बराबर है, करेक्ट, 10⁻7 मीटर। अब हाँ हाँ वो पर मीटर में आएगा, वो ठीक है, वो तो फिर आप लोग हो ना करेक्शंस के लिए। माय जॉब इज टू टेल यू द बेसिक थ्योरी, वो तो आ जाएगा, उसका कोई चिंता मत करो, नंबर कांस्टेंट है पर मीटर, ओके गुड। अब ऐसा है, ये जो वैल्यू है इसको रिड्सबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, रिड्सबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो जस्ट बाय प्लेइंग अराउंड उसने एक फॉर्मूला बना ही लिया। उसने बोला जब मैं आर की वैल्यू ये डालता हूँ और जब मैं एन के लिए 2 लिखूंगा 2, तो आर की वैल्यू 1.097 और एन की वैल्यू 2 लिखूंगा तो मुझे मिलता है 6563 एंगस्ट्रॉम। जब मैं एन के लिए 3 डालता हूँ 3 इधर, तो मुझे मिलता है 4868। जब मैं एन की वैल्यू 4 लिखूंगा तो मुझे मिलता है 4341 एंगस्ट्रॉम। और जब मैं आर की एन की वैल्यू 5 लिखूंगा तो मुझे मिलता है 4202 एंगस्ट्रॉम। ये जो फॉर्मूला बना इसको हम लोग बोलते हैं बाल्मेर्स एम्पिरिकल रिलेशन, बाल्मेर्स एम्पिरिकल रिलेशन, प्योरली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। पक्का? तो यहाँ तक पिक्चर क्लियर। जब भी तुम गैस को हीट करोगे या एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो गैस क्या करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा। बाल्मेर ने ऐसा ही रेडिएशन ऑब्जर्व किए, नोटिस किए फॉर द केस ऑफ हाइड्रोजन। So when hydrogen gas is heated, it starts emitting these 4 wavelengths. Then उसने बहुत सारे ट्रायल करके फाइनली एक फॉर्मूला बना लिया जहाँ से उसको ये वैल्यूज मिल रही है। अब तक उसको ये नहीं पता कि हो क्या रहा है, बस वो बोला कि बस ये फॉर्मूला है, अगर मैं n की 2 डालता हूँ तो मुझे पहला वैल्यू मिल जाता है 6563, और अगर मैं n की 3 डालता हूँ तो मुझे मिलता है दूसरा वैल्यू 4868। अगर मैं n की वैल्यू 4 लिखूंगा तो मुझे मिलता है 4341। और अगर मैं n की वैल्यू 5 लिखता हूँ तो उस फॉर्मूले में n की वैल्यू 5 डालने का मुझे मिलता है 4202। यहाँ तक हो गया आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पार्ट 1 खत्म। क्योंकि पार्ट 1 में सिर्फ एक बेसिक आइडिया तुमको दे रहे हैं कि पहली बार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नोटिस कब हुआ था, 1885, बराबर। और उससे जो फॉर्मूला बना वो होता है बाल्मेर्स एम्पिरिकल रिलेशन। अब आ जाते हैं हम लोग बोहर्स के रिलेशन पे, बोहर्स रिलेशन या बोहर्स फॉर्मूला। अब जब हमको फाइनली बोहर ने उसका एटॉमिक मॉडल पुट फॉरवर्ड किया, विच इज 1903 के बाद की बात है, 1905 1906 जो भी साल था, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। उस टाइम हमको फाइनली ये समझा, क्या समझा, ये समझा कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट्स अराउंड न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में जो ग्राउंड स्टेट होता है, तो द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज इट्स ग्राउंड स्टेट। तब हमको समझा कि इन द ग्राउंड स्टेट, अब इसके आगे से ग्राउंड स्टेट को मैं GS लिखूंगा, तो इन द ग्राउंड स्टेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज, कितना एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन एटम में, फर्स्ट स्टेट में -13.6 eV।
क्योंकि -13.6/n² था, और अगर मैं ग्राउंड साइड की बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट? -13.6 eV। पक्का? सर इसका मतलब ये भी होता है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को +13.6 eV या उससे ज्यादा एनर्जी दे दूं, राइट, तो वो इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के तो जाएगा, वो एटम छोड़ के जाएगा, क्योंकि ये होता है बाइंडिंग एनर्जी। तो रिमेंबर, अगर इलेक्ट्रॉन के पास पहले ऑर्बिट में इतना एनर्जी है, और अगर हमने इफ द इलेक्ट्रॉन और द एटम ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोवाइडेड विद एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू 13.6 eV, इलेक्ट्रॉन विल बेसिकली लीव। उसको बोलते हो तुम आयोनाइजेशन। केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हो ना आयन फॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एटम के साथ डिसोसिएट हो गया, तो देयर इज नो, नाउ इलेक्ट्रॉन इज नो मोर associated with the atom. So if we give energy of +13.6 eV or more, so if energy greater than or equal to 13.6 eV is given to the hydrogen atom, then the electron क्या होता है? इलेक्ट्रॉन leaves, मतलब basically it gets disassociated, right? And this energy is called as ionization. This energy is known as ionization energy. बहुत छोटा डिफरेंस है आयोनाइजेशन में और एक्साइटेशन में, बट अब अगर इमेजिन मैंने 13.6 eV से कम एनर्जी दिया तो क्या होगा? तो इफ एनर्जी लेस देन 13.6 eV इज गिवन, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने हायर ऑर्बिट्स में जाता है, जिसको तुम बोलते हो एक्साइटेशन। सो इफ एनर्जी लेस देन 13.6 eV इज गिवन, then electron jumps to higher orbits by absorbing the energy. अब डिपेंड करता है कि तुमने कितना एनर्जी दिया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में गए। इसको बोलते हो एक्साइटेशन। क्या बोलते हैं आप? एक्साइटेशन। सो दिस इज नोन एज एक्साइटेशन, पक्का। तो अब तक का स्टोरी सिर्फ इतना है कि जो बाल्मेर का रिलेशन था वो एम्पेरिकल था, प्योरली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। तब कोई एटॉमिक मॉडल था नहीं जो ये समझा पाए कि हमको हाइड्रोजन के केस में 4 लाइन से क्यों मिल रहे हैं। एक्चुअली 4 लाइन है नहीं, ज़्यादा है, हमको 4 ही मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो विजिबल में है। अब समझेगा तुमको धीरे धीरे। तो विजिबल लाइट इंसान को डायरेक्ट दिखता है ना, ह्यूमंस कैन सी विजिबल लाइट, वी कैन नॉट सी यूवी, वी कैन नॉट सी इंफ्रारेड आल्सो, बराबर। देन जब बोहर्स का एटॉमिक मॉडल आया तो एक नया रिलेशन आया, बोर्स रिलेशन। अब बोर्स रिलेशन समझने के लिए पहले तुमको ये समझना पड़ेगा, हमने ऑलरेडी देखा कि इलेक्ट्रॉन अगर अपने ग्राउंड स्टेट पे है हाइड्रोजन एटम में तो उसका एनर्जी होता है -13.6 eV। अगर मैं उस इलेक्ट्रॉन को +13.6 या उससे ज़्यादा eV की एनर्जी दे दूँ तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कम्प्लीटली एटम के साथ डिसोसिएट हो जाएगा और वो हो जाएगा, एटम हो जाएगा आयोनाइज, जिसको तुम बोलते हो आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को, मतलब एटम को एनर्जी दिया लेस देन 13.6, तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, फिर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ जाता है? हायर स्टेट्स पे। कौन से हायर स्टेट पे जाएगा वो डिपेंड करेगा तुमने एनर्जी कितना दिया। इसको बोलते हो एक्साइटेशन। अब होता है बहुत एक्साइटिंग थिंग, जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में है, गुड, हायर ऑर्बिट्स में है, तो ये जो हायर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होता है इट इज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जिसको बोलते हो लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट, वो होता है सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड के आसपास। सो द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट, द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन in the excited state is only
अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻8 सेकेंड. सो रैपिड. ऊपर गया वापस नीचे आने वाला है. राइट. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में गया, एनर्जी लेके चला तो गया, लेकिन नीचे एक वैकेंसी बन गई. और एटम की स्टेबिलिटी के लिए इसेंशियल है कि इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में होना चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में और पहला ऑर्बिट खाली है और इलेक्ट्रॉन गया तो वहां पे वो पॉजिटिव वैकेंसी बना के गया जिसको होल्ड बोलते हो, और इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा. तो जैसे ऊपर गया वापस नीचे आना है, लेकिन जब नीचे आना है तो होता है बहुत इंटरेस्टिंग चीज. तो वाइल गोइंग बैक टू द ग्राउंड स्टेट, while going back to the ground state, to the ground state, to the ground state GS. अब ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली हायर ऑर्बिट से अपने ग्राउंड स्टेट में गया. हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से दूसरे स्टेट में आया, दूसरे से फिर इधर आया. So there are a lot of possibilities. So while going back to the ground state, there can be transitions. There can be different types of transition, I would say. So there can be transition directly to ground state, directly to ground state, to ground state, or ground state या फिर और transitions to intermediate states, or transitions to intermediate states. Ultimately वो ground state पे तो आने ही वाला है. It is just like saying states मतलब orbit. ऐसा ही है कि सपोज एनर्जी लेके पहले से 5वें ऑर्बिट पे चला गया. अब वो 5 से डायरेक्टली 1 पे आ सकता है, आ सकता है. वो 5 से 4 पे जा सकता है, 4 से 1 पे आ सकता है, वो भी हो सकता है. वो 5 से 4 पे आया, 4 से 3 पे आया, 3 से 1 पे आया, वो भी हो सकता है. वो 5 से 4 पे आया, 4 से डायरेक्टली 1 पे आया, वो भी हो सकता है. वो 5 से 4 पे आया, 4 से 2 पे आया, 2 से 1 पे आया, वो भी हो सकता है. राइट. जितने ट्रांजिशन होंगे उतने तुमको लाइंस मिलेंगे, उतने ज़्यादा वेवलेंथ मिलेंगे. और मैं इस पे क्वेश्चन लेने वाला हूँ, नंबर ऑफ लाइंस. तो वो नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूंगा मैं, पर ये तुमको इमेजिन करना जरूरी है क्योंकि अब इसके आगे पूरा का पूरा पिक्चर ही उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन एक बार एनर्जी लेके ऊपर गया, अभी बहुत सारे पॉसिबिलिटी बन गए. या तो डायरेक्टली हायर स्टेट से सीधा ग्राउंड स्टेट पे आ गया, या फिर हायर स्टेट से लोअर स्टेट, फिर लोअर स्टेट, फिर ग्राउंड स्टेट, हायर से लोअर, लोअर से डायरेक्ट ग्राउंड. तो देयर आर लॉट ऑफ ट्रांजिशन हो सकते हैं. गुड. तो एक काम करते हैं, अभी फिलहाल हम ऐसा समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने nth हायर ऑर्बिट से pth लोअर ऑर्बिट पे जंप किया, और हमको पता है फॉर ईच ऑफ दिस ट्रांजिशन जब भी इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट पे आएगा वो क्या इमिट करेगा? फोटॉन. किसने बोला? बोर का थर्ड पोस्टुलेट. राइट. सो ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशंस of electron from higher orbit, higher state, higher level, from higher energy level या फिर higher energy orbit, from higher energy orbit to lower energy orbit, it emits photon. और ये जो फोटोन है वो फोटोन का एनर्जी कितना होता है? इक्वल टू द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स. तो एक काम करेंगे, लेट इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम nth हायर ऑर्बिट टू pth लोअर ऑर्बिट. Also we know that, what do you know? Do you know what is the energy of electron in nth orbit? I don't want to know in EV. मुझे पूरा फॉर्मूला चाहिए, इसलिए तो रिवाइज करवाया. पूरा फॉर्मूला पता होना चाहिए एनर्जी का. What is the formula of energy? Minus me⁴ upon 8h² z² by n². तो ये क्या है? माइनस me⁴ upon 8h²
एप्सिलॉन जीरो स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, पक्का ना? अभी मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, ये जेड लिखा मतलब मैं जनरल फॉर्मूला बना रहा हूँ, जेड की वैल्यू 1 कर दी मतलब मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक तीर में दो निशान मारने वाला हूँ। अब तो फिलहाल मैं जेड के लिए बना लेता हूँ, बाद में बोलूंगा कि जेड की वैल्यू 1 कर दो, तब का तब देखेंगे, तो फिलहाल तो याद रखना। और अगर nth ऑर्बिट में इतना एनर्जी है तो मेरे को जरा ये बता दो कि p में कितना होगा। सेम, सिर्फ n के यहाँ पे क्या लिखोगे? p। तो रिमेंबर, इन द pth ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन विल हैव दिस मच एनर्जी, पक्का? अब जब इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से pth ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा तो इट हैज टू रिलीज, इट हैज टू इमिट, इट हैज टू रेडिएट एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू लेवल्स, राइट? सो देयरफॉर व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम nth higher orbit to pth lower orbit, according to Bohr's third postulate, it has to release energy equal to what? En minus Ep, En minus Ep। और ये En minus Ep पता है क्या होता है? H nu, याद है क्या ये? थर्ड postulate। लेकिन what is En? अभी लिखा तुमने, माइनस एम ई रेज टू 4 अपॉन 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, माइनस ईपी क्या था? माइनस ऑफ माइनस करना पड़ेगा अब, ठीक है? तो याद रखना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे लिख देता हूँ। माइनस क्या आएगा? एम ई रेज टू 4 अपॉन 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे? एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि नो क्या है? सी बाय लैम्डा। ये माइनस माइनस हो गया प्लस, क्या हो गया? प्लस इधर बीच में, राइट? और इन दोनों में से क्या कॉमन निकला? m e raised to 4 अपॉन 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो कॉमन निकला, मुझे पता है, वेट n स्क्वायर क्या है? नेगेटिव है, और p स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव है, और क्या कॉमन निकला? z स्क्वायर। मैं z स्क्वायर को जानबूझ के एक साइड में रख रहा हूँ, पक्का? गुड। तो ये कॉमन आया, यस। जेड स्क्वायर कॉमन आया, यस। तो ऐसा बचा, यस। अब अगर मैं यहाँ पे एच सी को भी शिफ्ट कर देता हूँ, तो व्हाट इज 1 बाय लैम्डा? शिफ्ट कर दो, एच सी इधर लाओ, एम ई रेज टू 4 अपॉन 8 एच क्यूब सी, क्योंकि एच स्क्वायर और एच क्यूब सी एप्सिलॉन जीरो स्क्वायर 1 बाय पी स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर इनटू जेड स्क्वायर, पक्का? अरे सही है ना? एच क्यूब सी एप्सिलॉन जीरो स्क्वायर 8 एम ई रेज टू 4 बराबर है सब कुछ, नथिंग इज रॉन्ग। देखो है क्या ऐसा फॉर्मूला? मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, मुझे पता यही है। थोड़े से ज्यादा टर्म्स दिख गया क्या? तुम कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अरे तो जो भी कर रहे हो बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, क्या नथिंग इज रॉन्ग, यही है, डैम श्योर यही है, पक्का? क्योंकि तुमको पता है यही तो रिड्सबर्ग कांस्टेंट बनने वाला है। अब ऐसा है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, m कांस्टेंट, e कांस्टेंट, h कांस्टेंट, c कांस्टेंट, एप्सिलॉन जीरो कांस्टेंट। जब मैं m e h c एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये जो है, ये जो कांस्टेंट है, इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, वैसे इसको रिड्सबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, इसको r बोलते हैं, r। तो ये r इसकी वैल्यू आने वाली है 1.093 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। पहले कितनी आई थी? पहले कितनी आई थी? बाल्मेर एम्पिरिकल रिलेशन पहले कितनी आई थी? 1.097। अब कितनी आई? 1.093। लेकिन यू सी, observations and theory, they are so close to each other। और बाल्मेर का रिलेशन 1885 का है, जब तक थॉमसन मॉडल भी नहीं था, और अगर ऑब्जर्वेशंस एंड थ्योरी आर मैचिंग मतलब मॉडल इज करेक्ट, सो क्लोज, राइट? करेक्ट। तो देयरफॉर
देयरफॉर यू हैव 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू, ये जो है इसको बोलेंगे रिजबर्ग कांस्टेंट R, 1 बाय पी स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर, और यहाँ पे कौन है z। पक्का? श्योर श्योर 100%। और ये 1 बाय लैम्डा को पता है क्या बोलते हैं? वेव नंबर। क्या बोलते हैं? वेव नंबर। तो इट इज कॉल्ड एज वेव नंबर। 1 अपॉन वेवलेंथ, दैट इज वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी नहीं है वो, फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्डा होता है। फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्डा इज कॉल्ड एज वेव नंबर। पक्का? देखो तो फॉर्मूला है क्या ऐसा है? लिखा है मैंने, नीचे लिखा है कि फॉर इन जनरल फॉर एनी एटम यू विल गेट, साथ में z स्क्वायर लगा देना, तो यू हैव z स्क्वायर r 1 बाय पी स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर, और ये r की वैल्यू जो है वो क्या है? रिड्सबर्ग कांस्टेंट। पक्का? यहाँ तक क्लियर? तो अब देखो ऐसा है, व्हाट वी नो नाउ इज बोर्स रिलेशन कहाँ से आया? हमको ऑलरेडी पता है कि अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें, अगर उसका पहला ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन भी लेता हूँ, तो पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितना है? -13.6 eV। इसका मतलब ये होता है कि मैं अगर हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को +13.6 या उससे ज़्यादा eV की एनर्जी दे दूँ, वो इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ से, मतलब वो एटम हो जाएगा आयोनाइज, इसलिए इसको बोलते हो आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अगर मैंने +13.6 eV से कम एनर्जी दिया तो क्या होगा? तो वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट पे जाएगा, जिसको बोलते हो एक्साइटेशन। अब वाइल डी एक्साइटेशन, जब वो नीचे आ रहा है तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, देयर आर सो मेनी ट्रांजिशंस। यहाँ तक क्लियर? तो हमने एक जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए एक ट्रांजिशन इमेजिन कर लिया nth हायर ऑर्बिट से pth लोअर ऑर्बिट, क्योंकि अब मुझे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला पता है, -me⁴ स्क्वायर z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, पता होना चाहिए अब। और मुझे pth ऑर्बिट भी पता है, -me⁴ स्क्वायर z स्क्वायर बाय p स्क्वायर। तो जब इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से pth ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा En माइनस Ep, जो होगा h nu। राइट? मैंने सिर्फ अभी En और Ep की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, फॉर्मूला को सिंप्लीफाई किया, तो मुझे मिल गया m⁴ अपॉन 8 स्क्वायर h³ c, और z स्क्वायर मैंने फिलहाल जानबूझ के साइड में रखा है, 1 बाय पी स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर। बराबर? z स्क्वायर को साइड में रखा क्योंकि मुझे ये कांस्टेंट पे फोकस करना था, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट्स हैं, तो ये कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी सब मिला के वो आती है 1.093 × 10⁷ पर मीटर, और वो बाल्मेर के कैलकुलेशन से बहुत पास में है, तो वो रिड्सबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ही है ये। गुड। तो ये तो अभी थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो गया कि जो बाल्मेर ने ऑब्जर्वेशंस लिए थे, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा, दे आर एग्जैक्टली फिटिंग विद द थ्योरेटिकल मॉडल। मतलब ये मॉडल तो करेक्ट है। इस मॉडल में फ्लॉज आज भी है, देयर आर सम थिंग्स व्हिच दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन, वो बाद में आएगा आपको, लेकिन फिलहाल तो सही है। गुड, यहाँ तक तो करेक्ट है। पक्का? अब अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करता हूँ, ये जनरल हाइड्रोजन लाइक के लिए, अच्छा बाय द वे ये भी इंपॉर्टेंट है, जब मैं बोलता हूँ किसी भी एटम पे, मतलब मैं बोलता हूँ हाइड्रोजन लाइक एटम पे, वो हाइड्रोजन लाइक मतलब क्या होता है वो मैं बताऊंगा इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। तो तब बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज हीलियम? 2 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर? करेक्ट। मैं उसका अगर एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दूं, क्या बन गया? He+, तो दैट इज हाइड्रोजन लाइक। व्हाट इज लिथियम? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट एंड 1 इन द सेकेंड ऑर्बिट, मैंने 2 उड़ा दिए इलेक्ट्रॉन्स, Li++, लिथियम डबली आयनस लिथियम, Li++ आया, मतलब प्लस आया है ना, वो भी हाइड्रोजन लाइक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये हाइड्रोजन लाइक के लिए ही सूटेबल है, याद रखना है। गुड। अब अगर हाइड्रोजन के लिए बात कर लूँ मैं, तो फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर H एटम, ये जो Z की वैल्यू वो क्या हो जाएगी? 1। क्या हो जाएगी? 1। तो 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू R 1 बाय पी स्क्वायर माइनस 1 बाय एन। अभी याद रखना है इसको याद रखना, ये बहुत काम का है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। पक्का पक्का? श्योर सर? गुड गुड। अब इस पे से बनते हैं बहुत सारे सीरीज। अब ये सीरीज कहाँ से आए? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, जैसे तुमको मैंने बोला बाल्मेर का जो रिलेशन था, बाल्मेर का, उसमें 4 लाइंस थी, राइट?
वो 4 लाइन एक सीरीज है, दैट इज कॉल्ड एज बाल्मेर सीरीज, करेक्ट। अब डिपेंडिंग ऑन ट्रांजिशन कौन से लेवल पे हो रहा है, मतलब कौन से लोअर ऑर्बिट पे हो रहा है, राइट, कौन से हायर ऑर्बिट से हो रहा है, उस पर बेस्ड हमारे पास बन जाता है एक सीरीज। सो डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजिशन, डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजिशंस on a fixed lower orbit, on a fixed lower orbit from higher orbits, we have 5 series of hydrogen atom. We have series for H atom. अभी ध्यान दो यहाँ पे अच्छे से, टोटल मैंने एकदम क्लियरली बताया है यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजिशन ऑन अ फिक्स्ड लोअर ऑर्बिट। अगर n इक्वल टू 1 पे ट्रांजिशन हो तो n इक्वल टू 1 पे ही हो रहा है, हाँ, लेकिन ऊपर वाला ऑर्बिट फिक्स नहीं है ना, फ्रॉम हायर ऑर्बिट्स, फ्रॉम डिफरेंट हायर ऑर्बिट्स, 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, 5 to 1, राइट, बराबर। ये एक सीरीज बन गया। तो आपके पास 5 सीरीज है, ध्यान दो, याद कैसे रखते थे, देख लो, एल बी पी बी पी, एल बी पी, ऐसे याद रखना। लाइमेन ब्रैकेट, सॉरी बाल्मेर, पास्टेन ब्रैकेट एंड फंड। यहाँ पे पी साइलेंट है, पी फंड मत बोल देना, बोलते हैं कुछ पी फंड, ठीक है, पी फंड, मैं इसको फंड बोलने वाला हूँ, फंड, राइट। तो लिमेन बाल्मेर पास्टेन ब्रैकेट फंड, एल बी पी। अब इसमें सबसे पहले डिटेक्ट पता है कौन हुआ, बाल्मेर। पता है क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होता है वो पता है किसमें होता है, विजिबल में, बराबर। यहाँ पे पता है किसमें होता है, अल्ट्रावायलेट में। यहाँ पे पता है किसमें होता है, इंफ्रारेड, बेसिकली नियर इंफ्रारेड। अब ये नियर क्या होता है, फार क्या होता है, मिड क्या होता है, बताता हूँ। ये पता है कौन सा है, ये होता है नियर टू मिड इंफ्रारेड, नियर टू मिड। मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ तुमको याद रखने के लिए, तुमको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो तुमको अगर पता होगा कि कौन से सीरीज का वेवलेंथ कौन से रेंज में होता है तो तुमको हेल्प होगा आंसर फास्ट फाइंड करने में। और ये जो फुंड होता है ये मिड टू फार होता है। अब तो पहला जो सीरीज है लाइमेन सीरीज में जो ट्रांजिशन होता है ना, वो होता है फर्स्ट ऑर्बिट पे। कहाँ पे, फर्स्ट ऑर्बिट पे, मतलब लोअर लेवल। इफ यू रिमेंबर पी, इस केस में जो पी की वैल्यू है वो है 1, तो यहाँ पे ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट पे। कहाँ से हो रहा है, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 एंड सो ऑन सो फोर्थ, पक्का। तो फॉर लाइमेन सीरीज द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट व्हिच इज के शेप, के 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, 5 to 1। अब याद रखना, अगर 2 to 1 ट्रांजिशन है इसको बोलते हो अल्फा लाइन। मैंने अभी बताया 2 to 1 इज अल्फा। कौन सा अल्फा, लाइमेन अल्फा, एल अल्फा। पक्का, गुड। 3 to 1 अगर हुआ तो इसको बोलते हो बीटा लाइन, तो इट इज एल बीटा। और बाय द वे मैंने वहां पे नोट्स में दिया है, मैं फॉर्मूला तो बना के दे रहा हूँ लेकिन मैंने वहां लिखा है ये जो ट्रांजिशन है, यू नो द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू दीस टू ट्रांजिशन। देखो जरा लिखा है, आई नो, आई वांट यू टू नो क्या क्या लिखा है। देखो 1216 ऐसा कुछ लिखा होगा, और 1025। तो ये जो ट्रांजिशन है ये है 1216 और ये है 1025। पक्का श्योर। एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा, इनवर्स रिलेशन होता है। अभी तो लिखा En माइनस EP इक्वल टू HC बाय लैम्डा, तो वेवलेंथ कम तो डिफरेंस ज्यादा, तो बराबर है 3 to 1 के लिए कम वेवलेंथ आएगा। पक्का। तो इस केस में जो फॉर्मूला बनेगा आपका 1 बाय लैम्डा, दैट इज R लोअर ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट पे ट्रांजिशन हो रहा है, P इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, P इक्वल टू क्या लिखोगे 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर, और यहाँ पे n होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जब n इक्वल टू 2 डालोगे तो 2 to 1 दैट इज करस्पॉन्डिंग टू 1 to 16 एंगस्ट्रॉम, 1 to 16 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ है। और एज यू सी
कि ये जो वेवलेंथ है ये यूवी पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम में आता है। अभी जिनको नहीं पता मैं आज बता देता हूँ, क्योंकि यू विल कीप ऑन रीडिंग दिस अगेन एंड अगेन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यू हैव टू नो दिस नाउ, यू नीड टू नो दिस, यू मस्ट नो दिस। गामा रेडिएशन पे मैं फोकस नहीं कर रहा। गामा एक्स, एक्स रे 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके लगभग 100 एंगस्ट्रॉम तक होता है, थोड़ा सा उसके ऊपर भी जाता है। उसके बाद लगभग 3000 एंगस्ट्रॉम से कम पे होता है आपका अल्ट्रा वायलेट। फिर 3000 से 7000 एंगस्ट्रॉम, 8000 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ से यहाँ तक विच इज बेसिकली 7000 एंगस्ट्रॉम, ये होता है छोटा सा पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल लाइट। उसके बाद इंफ्रारेड का बहुत बड़ा, इंफ्रारेड कवर्स अ ह्यूज पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है इंफ्रारेड, जो जाता है लगभग 7000 8000 से लेके तो 1,05,000 एंगस्ट्रॉम तक के आसपास। इसमें होता है 3 पार्ट, एक होता है नियर आईआर, एक होता है मिड आईआर, एक होता है फार आईआर। नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड। अभी कोई फिक्स वैल्यूज नहीं है, आपको बुक टू बुक अलग अलग वैल्यूज मिल सकती है, लेकिन एक रफ वैल्यूज बता रहा हूं मैं, 7000 से 24,000 के आसपास। गुड। 24 से यहाँ पे 70,000 के आसपास, 70,000 से 1,05,000 के आसपास होता है फार। रफ वैल्यूज है, एग्जैक्ट तब बात का बाद में देखेंगे। तो अब रिमेंबर, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि जो ट्रांजिशन हुए कहाँ पे, फर्स्ट ऑर्बिट पे, कहाँ से हुए, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से। जब सेकंड से फर्स्ट में वेवलेंथ 1216 है, कौन सा रीजन है, अल्ट्रा वायलेट। उसके बाद 3 to 1 कितना है, 1025, क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट। फिर 4 to 1 होगा तो वो वेवलेंथ और भी कम होगा, मतलब वेवलेंथ कम हो रहा है। मतलब यहाँ पे मैं आज बताऊंगा आपको, आज या कल बताऊंगा, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सीरीज लिमिट। वो हम उसके बाद करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल याद रखना, यहाँ पे ये जो रीजन है ये कौन से इसमें आता है, यूवी, अल्ट्रा वायलेट। डायमंड सीरीज इज इन अल्ट्रा वायलेट। गुड, राइट। इसीलिए तो बाल्मेर को पहले ये दिखा ही नहीं, क्योंकि ह्यूमन आई, हम लोग 3000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के वेवलेंथ को ही परसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं, हमको अल्ट्रा वायलेट नहीं दिखता, राइट। तो फिर बाल्मेर को जो दिखा वो तो विजिबल था। तो जो सेकंड सीरीज आता है दैट इज बाल्मेर सीरीज। कौन सा सीरीज, बाल्मेर सीरीज। जो बाल्मेर सीरीज है, यहाँ पे जो ट्रांजिशन होता है ना, वो सेकंड ऑर्बिट पे होता है, सेकंड एनर्जी लेवल पे होता है। कहाँ से होता है, 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा 1/λ इक्वल्स टू r, 1/p² मतलब 1/2² माइनस 1/n², बराबर, पक्का। और इसके जो दो लाइंस है, कौन से दो, 3 to 2 एंड 4 to 2, मतलब अल्फा एंड बीटा, जिसको मैच अल्फा बोल रहे हो, वो क्या है, ट्रांजिशन 3 से 2, उसकी वैल्यू क्या आई थी, 6563 एंगस्ट्रॉम। और दूसरा है एच बीटा, वो आई थी 4 से 2 वाला ट्रांजिशन, वो क्या था, 4868 एंगस्ट्रॉम। और ये किस में आता है, इसमें आता है विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। पक्का, श्योर। देन इसके बाद है कौन सा, पाश्चेन। तो इसके बाद का जो सीरीज है वो है पाश्चेन सीरीज। देन पाश्चेन सीरीज में ट्रांजिशन होता है ना, वो होता है थर्ड लेवल पे। कहाँ से, 4 से 5 से 6 7 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस केस में जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा 1/λ इक्वल टू r 1/3² माइनस 1/n²। और ये आपका आता है नियर आईआर में। चेक करो, दो वैल्यूज दिए मैंने, एक दिया है मैंने 4 to 3 के लिए अल्फा लाइन, और एक दिया मैंने 5 to 3 के लिए बीटा लाइन। क्या क्या वैल्यूज है, 18750 और 12820। तो 12820 और 18750।
तो तुमको दिख रहा होगा ये नियर इंफ्रारेड में आता है। गुड, इसलिए भी बालमेर को ये भी नहीं दिखा। राइट, हम बोलते हैं ना तुझे दिखता नहीं है, मैंने कैसे दिखेगा, मैं आई हैव नॉट सेंस्ड। गुड, नहीं दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। तुमको अभी तक तुम साइंस को उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जितना तुम देख पाते हो ना वो कुछ भी नहीं है, मतलब द रियल वर्ल्ड इज हिडन फ्रॉम यू। ना तुमको एक्सरे दिखता है, ना तुमको गामा रेडिएशन दिखता है, ना तुमको यूवी दिखता है, ना तुमको विजिबल दिखता है, तुमको आईआर दिखता है, ना माइक्रोवेव दिखता है, ना रेडियो दिखता है। और विच मीन्स जो हम लोग स्टार्स देखते हैं हमको लगता है कोई स्टार है, रियलिटी में हमको सिर्फ विजिबल लाइट दिख रहा है। देयर आर स्टार्स विच डू नॉट emit their peak power in visible light। है ऐसे बहुत सारे स्टार्स जो बहुत, मतलब इवन देयर आर स्टार्स जो हाई अमाउंट ऑफ एक्सरे इमिट कर रहे हैं। तो अगर अच्छी बात भी है कि हम लोगों को विजिबल ही दिखता है, नहीं तो प्रॉब्लम खड़ा हो जाता। हमारे बीच में एयर है, एयर, और हर एक गैस, हर एक मॉलिक्यूल इट एमिट सम स्पेसिफिक वेवलेंथ। और अगर हमको ऐसा दिखने लगता तो ना मुझे तुम दिखते ना तुम्हें मैं दिखता, बीच में एयर है, हमको बस वही दिखता। तो थिंग्स आर परफेक्ट फॉर अस, गुड फॉर अस। देन यू हैव नंबर 4, कौन सा? लिमेन बार्नर पाचन ब्रैकेट सीरीज। अब जो ब्रैकेट सीरीज है उसमें जो ट्रांजिशन हो रहा है ना वो P इक्वल टू 4 पे हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? 5 से 6 से 7 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू R 1 बाय 4 स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर। राइट, और इसके भी दो लाइंस में तुमको दिए हुई है, ट्रांजिशन फ्रॉम 5 टू 4 एंड ट्रांजिशन फ्रॉम 6 टू 4 लिखा हुआ है। 24,000 समथिंग समथिंग एक लाइन है, क्या है? हाँ, दो में से एक 40518 एंगस्ट्रॉम, और दूसरा कितना है? 26,000 है, 253 एंगस्ट्रॉम। एंड एज आई टोल्ड यू ये तुम्हारा आता है ना नियर टू मिड। मैंने तुमको ऑलरेडी बोला कि नियर, मैं रफली बोल रहा हूँ तुमको, 24,000 पे खत्म होता है, ऐसा नहीं भी है। 27-28,000 को भी कई जगह पे नियर मानते हैं। तो नियर टू मिड, क्योंकि 40,000 का रेंज कहाँ गया? मिड में। तो ये नियर टू मिड IR में आता है, नियर टू मिड इंफ्रारेड रीजन में आता है ये। तो डेफिनेटली ये भी नहीं दिखने वाला ह्यूमन आई को। देन यू हैव द लास्ट सीरीज, कौन सा? फुंड सीरीज में ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है? जल्दी बताओ। 5th पे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? 6, 7, 8 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फॉर्मूला बनने वाला है 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू R 1 बाय 5 स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर। और इधर भी 6 to 5 और 7 to 5 के मैंने तुमको दिए हुए है वैल्यूज। क्या क्या दिया हुआ है? एक है 74587 74587 एंगस्ट्रॉम ऑफ कोर्स। और दूसरा क्या है? 46533। ये आता है तुम्हारा मिड टू फार के रेंज में। तो दिस इज फ्रॉम मिड टू फार IR। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? तो व्हाट इज जनरल फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ यू कैन से, या फिर यू कैन से वेव नंबर 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू R स्क्वायर 1 बाय P स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन एटम। राइट, तो इस डिपेंडिंग ऑन कि ट्रांजिशन कौन से लेवल में हो रहा है, वी हैव 5 सीरीज। लीमेन बार्नर ब्रैकेट, लीमेन बार्नर पाश्चेट ब्रैकेट फुल, LBP लीमेन बार्नर पाश्चेट ब्रैकेट फुल। लीमेन में होता है फर्स्ट ऑर्बिट पे n इक्वल टू 1, मतलब P इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 3 4 5 6 पहले ऑर्बिट पे। चलो कोई बात नहीं, वो तो ड्रॉ करना ही है, जिसको तुम बोलते हो एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम में थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा, डजंट मैटर रियली, बट वी नीड टू
डू दिस इन वन स्ट्रोक। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान होना चाहिए, ये n इक्वल टू 1 ऑर्बिट है और तुमको अभी ये पता होना ही चाहिए कि हाइड्रोजन एटम में ये -13.6 eV का एनर्जी है फर्स्ट ऑर्बिट, बराबर। देन यू हैव n इक्वल टू 2, दिस n इक्वल टू 2 और जस्ट नॉट दिस, अभी तुमको और भी बहुत कुछ समझ में आएगा। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू विल अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। ये n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 2 में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो -13.6/4 है, क्योंकि -13.6/n² होता है कि नहीं। तो 13.6 डिवाइडेड बाय 4, 3.4 -3.4 eV। इसके बाद यू हैव n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 मतलब -13.6 डिवाइडेड बाय 9, 1.51 आता है वैसे वो, तो 13.6 डिवाइडेड बाय 9 है ना, 1.51, तो दिस -1.51 eV। उसके बाद n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4, रुको जरा, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4.84 के आसपास आता है, क्योंकि वो 13.6/16 होने वाला है। अब डिवाइड बाय 4² होगा ना, डिवाइड बाय n² है तो 13.6 डिवाइडेड बाय 16 आएगा 0.85, तो -0.85। उसके बाद n इक्वल टू 5, तो कितना आ गया, -13.6 डिवाइडेड बाय 25, डिवाइडेड बाय 25, तो 13.6 डिवाइडेड बाय 25 कितना आ गया, 0.54, -0.54। उसके बाद है n इक्वल टू 6, उसकी मैं एनर्जी कुछ फाइंड करने वाला हूँ नहीं, आई जस्ट डोंट वांट टू फाइंड एनर्जी ऑफ दैट, आई जस्ट रियली डोंट वांट। हाँ, ऐसा करते 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 बाकी के हायर ऑर्बिट्स दिखाएंगे, आप दिखाएंगे, इन्फिनिटी ऑर्बिट भी दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी ऑर्बिट का भी रेलेवेंस है। तो इन्फिनाइट यहाँ से जाते जाते इन्फिनिटी पे गया, तो यह हो गया n इक्वल टू इन्फिनिटी का ऑर्बिट, विच इज बेसिकली आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन गया ना छोड़ के, कहाँ गया, इन्फिनिटी पे गया। ग्रेविटेशन में तो ये बोला था एस्केप हो गया, मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी पे गया। बराबर। अब व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, आई टेल यू। और मैंने बोला था कि तुम 2-3 नई चीजें सीखोगे, याद रखना। पहला, यू सी, पहले 2 एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस मैंने ज़्यादा दिखाया, उसके बाद कम दिखाया, उसके बाद और भी कम दिखाया, उसके बाद और भी कम दिखाया। ऐसा करते 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 इन्फिनिटी पे जाते जाते लाइंस तो एकदम ही हो गए क्राउडेड। ऐसा क्यों किया मैंने, ये भेदभाव क्यों, ये भेदभाव इसके लिए क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। difference in energy delta E is inversely proportional to n² इनवर्स, बराबर। तो जैसे जैसे यह नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रेडियस ऑफ ऑर्बिट का इक्वेशन याद है तुमको, याद है, व्हाट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट का इक्वेशन, R इज प्रोपोर्शनल टू n²। वहां से भी समझ में आ सकता है, यहाँ से भी समझ में आ सकता है। एनर्जी का डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। जितना एनर्जी का डिफरेंस या फिर जितना इन दोनों स्टेट्स का डिफरेंस ज़्यादा होगा, अरे मैथमेटिक्स, इट इज सिंपल मैथमेटिक्स, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। हायर द वैल्यू ऑफ n, लेस इज द एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू n²। जितना n का वैल्यू बढ़ेगा उतना एनर्जी डिफरेंस कम होगा, और स्क्वायर के टर्म्स में कम होगा। डेल्टा E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। सिंपल सी बात है, n हायर ऑर्बिट पे जाते जाओगे तो एनर्जी डिफरेंस क्या होता जाएगा, कम। तो जितना ज़्यादा मैं हायर ऑर्बिट पे जाऊंगा उतना ही एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, कम। मतलब उतना ही एनर्जी लेवल्स क्या हो जाएंगे, पास पास में आते जाएंगे। रिलेशन क्या है, इनवर्स। हायर मतलब वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हायर, मतलब एनर्जी डिफरेंस लोअर।
इसका मतलब एनर्जी लेवल्स आर गेटिंग क्राउडेड। तो पहले दो एनर्जी लेवल में डिफरेंस ज्यादा है, उसके बाद एनर्जी लेवल का डिफरेंस कम 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 कम, ऐसा करते करते इनफिनिट में तो एकदम क्राउडेड हो गया। पक्का? और मैं क्या बोलूं, वैल्यू बता रहा है तुमको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू 10.2? 13.6 में से 3.4 निकाल लो, कितना? 10.2। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? हाँ, अरे 3.4 में से 1.5 माइनस करो ना, कितना है? 1.9। कितना है? 1.9। इन दोनों में कितना है? सिर्फ 0.65। तो इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस था 10.2 ईवी। इस दोनों में कितना था? 1.9। इन दोनों में कितना है? 0.65। उन दोनों में कितना है? 0.31। तो एनर्जी डिफरेंस कम होते जा रहा है। तो एट हायर लेवल्स energy levels are crowded. As you go at higher orbits, the energy levels are crowded. याद रहेगा क्या? अभी याद रहेगा पक्का? श्योर? तो थोड़ा सा इन इक्वेशंस को नहीं याद रखोगे ना तो ये दिक्कत आती ही है। आई जस्ट कांट हेल्प यू, आई जस्ट कैन टेल यू, इक्वेशन याद रखो, रिलेट करो। अच्छा, पहला सीरीज कौन सा था? टाइमिंग, ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1, transition from 3 to 1, transition from 4 to 1, transition from 5 to 1, transition from 6 to 1, transition from infinity to 1। हाँ, इन्फिनिटी वाला ट्रांजिशन भी चाहिए, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ। पहले पूरा कर लेने दो, बाद में बोलता हूँ। तो ये है आपका कौन सा सीरीज? लाइमैन सीरीज। दिस इज लाइमैन सीरीज। पक्का? श्योर श्योर, गुड गुड। देन बाल्मेर में ट्रांजिशन कहाँ हो रहे थे? कहाँ हो रहे थे? हाँ, सेकंड ऑर्बिट पे। कहाँ से? 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, 7 से 2 और इन्फिनिटी से भी 2। तो ये कौन सा सीरीज है? बाल्मेर। ये अल्ट्रा वायलेट, इसलिए कलर भी वायलेट है, ठीक है। विजिबल विबग्योर का ग्रीन। उसके बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। क्वेश्चन कहाँ से? थर्ड ऑर्बिट पे। कहाँ से? फोर्थ से। 4 to 3, 5 to 3, 6 to 3, 7 to 3, इन्फिनिटी टू 3। तो लिमेन बाल्मेर क्वेश्चन। उसके बाद क्या था? ब्रैकेट ट्रांजिशन कहाँ था? 4 पे। 5 to 4, राइट? 5 to 4, 5 to 4, 6 to 4, 7 to 4, इन्फिनिटी टू 4। उसके बाद कौन सा रह गया? ये ब्रैकेट है ना, दिस इज ब्रैकेट सीरीज। लिमेन, बाल्मेर, पास्चेन, ब्रैकेट और फुंड। फुंड। यहाँ पे मैं ज़्यादा ट्रांजिशन दिखाने नहीं वाला, आई एम जस्ट गोइंग टू शो लाइक दैट। हो गया। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम। पक्का पक्का? सर, अब लास्ट थिंग फॉर टुडे इज दैट इफ यू हैव नोटिस्ड, मैंने 3 बार बोला इसी क्लास में, अब भी इन लास्ट 1 आवर, जितना एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना वेवलेंथ कम होगा। वेरी गुड। तो हर एक सीरीज का जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है उसको बोलते हो सीरीज लिमिट। क्या बोलते हैं? सीरीज लिमिट। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और ये आखिरी के 2 मिनट में ध्यान हुआ ना तुम्हारा, तो कम से कम तुम्हारे 2-4 मार्क्स तो पक्के हो ही गए। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या फिर स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ईच सीरीज is known as series limit, ठीक। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी डिफरेंस लार्जेस्ट, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, डेल्टा ई इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। तो इफ द लैम्डा हैज टू बी स्मॉलेस्ट, डेल्टा ई हैज टू बी लार्जेस्ट। हाँ कि ना? तो मुझे बताओ, किसी भी सीरीज में सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस कब होगा? जब ट्रांजिशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1, इन्फिनिटी टू 2, इन्फिनिटी टू 3, इन्फिनिटी टू 4, इन्फिनिटी टू 5, राइट? तो सीरीज लिमिट के लिए ट्रांजिशन इज ऑलवेज फ्रॉम इन्फिनिटी ऑर्बिट। सो फॉर सीरीज लिमिट
n is equal to always infinity. अभी ध्यान दो यहाँ, चलो ध्यान रखो, एक शॉर्टकट ट्रिक देता हूँ तुमको मैं. You remember 1 by lambda was r 1 by 1 minus 1 by n square for Lyman, 1 by 2 square for Balmer, 1 by 3 square for Paschen, 1 by 4 square for bracket and 1 by 5 square for foot. ऐसा कुछ मत करो, पहले ऐसा लिखा n के लिए इन्फिनिटी डालो. एक तीर में बहुत सारे निशान लगने वाले हैं हमारे अब. तो n इक्वल टू इन्फिनिटी डाल लेता हूँ. तो 1 by lambda equals to r 1 by p square minus 1 by infinity का square is infinity. तो 1 by infinity is 0. तो 1 by lambda equals to r by p square. तो lambda equals to p square by r. पक्का? श्योर? गुड. 100%. अब याद रखना, ये जो 1 by r होता है ना, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 911.5 एंगस्ट्रॉम. मैं कंफर्म करूंगा, डोंट वरी, क्योंकि आई एम ऑल्सो ह्यूमन, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ. वैसे बुक्स में 912 लिखा है अप्रोक्सीमेशन. मतलब बुक्स, मतलब मेरे नोट्स में नहीं बोल रहा, जनरल बुक्स में बोल रहा हूँ मैं. ठीक है. अब कंफर्म कैसे करते हैं बताता हूँ. ये क्लियर क्या? पक्का. अब मुझे अगर सीरीज लिमिट निकालना है, किसका? लाइमन का, और किसका? बाल्मेर का, और किसका? पास्चन का, और किसका? ब्रैकेट का, और किसका? फुन का. इसलिए मैं तुमको पहले बोल दिया था कि ये कौन से रीजन में आते हैं, ये पता होना बहुत जरूरी है. और ये सीरीज लिमिट है, लैम्डा एस सीरीज लिमिट. फॉर लाइमन सीरीज व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ पी? तो एक काम करता हूँ मैं, रुको जरा, थोड़ा तुमको एक टेबल ही बना के दे देते हैं ना, काम में आएगा. तो पी की वैल्यू 1, 2, 3, 4 और 5. और जो सीरीज लिमिट का फॉर्मूला बना, थोड़े टाइम का स्ट्रगल है, बस 5 मिनट का स्ट्रगल है. यस वी कैन, यस वी विल. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? 1. बराबर. तो ये 1 हो गया, तो ये क्या हो गया? 1. तो क्या आ गया? 1 by r. और तुमको अभी तो बताया 911.5 एंगस्ट्रॉम. इज इट इन अल्ट्रावायलेट? यस, इट इज करेक्ट. अब बताता हूँ कैसे करेक्ट. जरूर देखो, आर की वैल्यू क्या थी? आर की वैल्यू क्या थी? 1.097 या फिर 093. ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लो, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.0937 वट एवर इट इज. और वो 10⁻⁷ था, ऊपर आके क्या बन जाएगा? -7. क्या बन जाएगा? -7. क्या है? 0.9149 0.9149 आया नहीं? अगर मैं 7 लेता यहाँ पे, 1 डिवाइडेड बाय 1.097 कितना आया? 0.9115 आया, इंटू 10⁻⁷, क्योंकि r का जो 7 था ऊपर आके क्या हो गया? माइनस. तो 0.9115 इंटू 10⁻⁷, तो 911.5 इंटू 10⁻⁻10, मतलब एंगस्ट्रॉम, राइट. और वैसे भी अल्ट्रावायलेट में है. बराबर. पक्का. तो अभी 1 by r की वैल्यू याद रख लेना, 1 by r, क्योंकि डायरेक्ट वेवलेंथ मिल जाएगा तुमको. अच्छा एक बात बताओ, ये हो गया सीरीज लिमिट फॉर विथ सीरीज लाइमन सीरीज. ये सीरीज लिमिट आ गया. फॉर बाल्मेर सीरीज p की वैल्यू कितनी है? 2. तो क्या लिखोगे पता है? 2 स्क्वायर बाय r, मतलब 4. और 1 by r की वैल्यू कितनी है? 911.5. 900 इंटू 4 कितना? 3600. बराबर है ना. और 11.5 इंटू 4 बहुत टाइम लगाते हो. 44 कितना? 3644. बराबर. उधर क्या याद है? नहीं यार, कोई बात नहीं. बाकी बुक्स में 3648 दिया है, पता है क्यों? क्योंकि इसको 912 लिखा है. क्या लिखा है? 912. तो अगर मैं 912 लेता तो क्या आएगा? 3648. क्या आएगा? 3648. और ये क्या आएगा? 912. डज इट लाई इन विजिबल रीजन? यस. तो ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है किसका? कौन सा सीरीज का? बाल्मेर का. इससे कम वैल्यू बाल्मेर में आ ही नहीं सकती. अगर तुमको पूछा है बाल्मेर सीरीज का वेवलेंथ फाइंड करो फॉर दिस ट्रांजिशन, और तुम्हारा अगर आंसर इससे छोटा आ रहा है तो तुम्हारा कैलकुलेशन में गलती है. फिर क्या आएगा? 3 स्क्वायर बाय r, मतलब 9 इंटू 912. बराबर. अभी एक बात बताओ,
900 इंटू 9 कितने होते हैं? 8100। 12 9 का कितना होता है? 108, तो 8208, right? Does it lie in the near infrared? Yes. This is the shortest wavelength. Good. Series limit of which series? First series. ये क्या आएगा? 4 square by r मतलब 16 into 912 बराबर 912, तो कितना आएगा ये? अरे रे 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 16 into 912 कितना आया? 14592, 14592, और लास्टली 5 square by r मतलब 25 into 912, 25 into 912, 24,000 something into 912, 22,800 angstrom. पक्का? तो the shortest wavelength of each series is called as series limit. And just to verify, ये तुमको नंबर्स बता रहे हैं कि तुम्हारे कैलकुलेशन सही है. अल्ट्रावायलेट, विजिबल और ये सारे के सारे इंफ्रारेड. पक्का? गुड. सो यहाँ तक हो गया हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा का पार्ट खत्म.